हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। सो आई होप कि आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा एंड लेक्चर नंबर 1 में मैंने जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे आप सबने वो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दिया होगा, राइट? किया है कि नहीं किया है? अगर अभी भी नहीं किया ना तो पहले लेक्चर 1 देखिए एंड वहां पे अगर मैंने कुछ पूछा है तो उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2। और देखो लास्ट टाइम हमने बेटा क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिक के बारे में हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना? कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट भी आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास तक पढ़ ली थी, राइट? चलिए, सो आज की क्लास में हमको यहां से कंटिन्यू करना है। यहां पे क्या है, दिस ऑल्सो लीड अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, हाउ द फोर्स is distributed over an object. The same concept of force and pressure also decide how air moves. See, आप सबने प्रेशर के बारे में देखो सुना होगा, प्रेशर भले ही नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? तो प्रेशर क्या होता है? यस, कि कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कितने एरिया में, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो आप स्कूल बैग को कैरी करते हो, है ना? अगर जो आपकी स्कूल बैग का जो स्ट्रेप है अगर वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है तो आपको वही सेम स्कूल बैग बहुत हल्का फील होगा, लेकिन अगर उसकी जो स्ट्रेप है वो थोड़ी सी पतली है तो आपको कैसा फील होगा? कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा और आपको बैग बहुत भारी भारी सा फील होगा, right? So a small difference in pressure can result in a gentle breeze, while a stronger pressure difference can lead to the strong wind and sometimes even cyclone. तो देख रहे हो, इस प्रेशर की वजह से एयर करंट जनरेट होता है जिसकी वजह से साइक्लोन जैसी चीजें भी बनती है। साइक्लोन आप सबको पता है ना क्या होता है? हाँ, साइक्लोन क्या होता है? वो पानी वाला ऐसे बवंडर, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइक्लोन कहते हैं। वो इतनी तेजी से चलता है, इतनी तेजी से मूव करता है, ठीक है? एंड अगर कोई भी उस बवंडर में से फंस जाएगा ना तो गोल 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 घूमता 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 चला जाएगा। लेकिन इसकी पता है खास बात क्या है? कि साइक्लोन के सेंटर पे बहुत ज्यादा कामनेस होता है, वहां पे कुछ भी आपको प्रेशर फील नहीं होगा, कोई भी फोर्स वहां पे आपको फील नहीं होगा। उसको हम कहते हैं साइक्लोन आई या फिर आई ऑफ द साइक्लोन। दैट इज द वेरी कामेस्ट पार्ट ऑफ द साइक्लोन, राइट? अब यहां पे क्या दिक्कत आ रही है? चलो, इतना हो गया। नाउ इस तरीके से हम विंड प्रेशर वाले चैप्टर में आप सेम पिक्चर वहां पे देखेंगे, ठीक है? नाउ सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू द पावरफुल इवेंट्स, दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड विद अ पावरफुल इवेंट्स like storm and cyclone that affect our daily life, agriculture and even our safety. तो इन फोर्सेस की वजह से साइक्लोन, स्टॉर्म, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है जो ह्यूमन लाइफ के लिए क्या होती है? थ्रेट होती है। ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ को क्या करती है बेटा? थ्रेट करती है। सोचो ना, कोई साइक्लोन में फंस गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर वाली चीजें आ गई तो उसमें क्या हो जाएगा? लोग तो ऑफ कोर्स लोग की जान को भी खतरा है, प्रॉपर्टी को भी खतरा है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी क्रिएट करती है, राइट? Or truly understand how air can exert pressure and why water boil at a certain temperature, we need to zoom into these materials and see what kind of particles are they made up of and how they move around. So यहाँ पे ना ऐसे चीज़ों को कनेक्ट कर करके सारी चीज़ें हमको बताई जा रही है। So देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं है, ये चैप्टर है आपका ओवरव्यू, ठीक है? कि अब आप क्लास 8th में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिया गया, ठीक है? क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे समझेंगे कि एयर किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करता है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना, तो हर साइड से एयर मुझे प्रेशराइज कर रहा है, एयर मेरे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है? और वो छोटा मोटा प्रेशर नहीं होता है, बहुत खतरनाक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। तो फिर हमें कुछ फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो भी इक्वली उतने ही फोर्स से प्रेशर अप्लाई कर रहा है बाहर की साइड। बाहर वाला प्रेशर जो है वो अंदर की साइड
प्रेशर फोर्स लगा रहा है, अंदर वाला जो प्रेशर है वो बाहर की साइड फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये जो फोर्सेस होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं एंड हमें कोई भी प्रेशर फील नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज अगर एक भी फोर्स कम या फिर ज्यादा हुआ ना तो हम ऐसे या तो फट जाएंगे या तो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। Everything around us is made up of tiny particle. Yes, this is true. हर चीज जो हमारे आसपास है वो किससे मिलके बनी है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। जैसे कि अगर मैं इस पेन के बारे में बात करूं तो इस पेन को मैं इतना तोड़ दूं, इसको इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दूं। कैसे पार्टिकल कर दूं बेटा, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स कर दूं, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा, ठीक है, उसके भी बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं। एंड सबसे छोटी चीज अगर कोई होती है, अभी बता दो क्या होता है, हाँ, दैट इज एटम। याद रखना, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब पूछूंगी मैं क्वेश्चन, ठीक है। सबसे छोटी चीज, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है बेटा, सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, राइट। चलो, सो in material that are solid these particle cannot move much while in gaseous they can move around freely। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ physical states होते हैं, ठीक है, that is solid, liquid and gas। कौन कौन सी चीजें होती है बेटा, solid, liquid एंड गैस। क्या चीजें प्रेजेंट होती है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, आसानी से मूव नहीं कर पाते। वहीं जब हम लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, किसके पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो आसानी से मूव कर जाते हैं, ठीक है। एंड गैसेस के पार्टिकल्स को देखो भाई फ्रीली मूव करते हैं, है ना, उनको किसी चीज का डर नहीं होता, फ्रीली मूव करते हैं वो। नाउ classifying things around us is important features of the science. We can also classify material around us into elements, ठीक है। हम भी अपने आसपास के जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्लासीफाई करते हैं, प्योर एलिमेंट्स या फिर हम बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक। तो बहुत डीप में हम इन चीज को पढ़ेंगे, बट अपने चैप्टर में यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज इम्प्योर सब्सटेंस। सो अकॉर्डिंग टू अस प्योर का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें कुछ कंटामिनेशन ना हो, उसमें कुछ मिलावट ना हो, इसी को हम प्योर कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग। बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्योर क्या होता है बेटा, प्योर का मतलब होता है जिसमें एक ही टाइप की चीज प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं तो उसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड के ही होने चाहिए। अगर हम सिल्वर के बारे में बात करते हैं तो उसमें सारे के सारे पार्टिकल्स किसके होंगे बेटा, सिल्वर के होंगे। तो गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब के सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वहीं अगर हम घी के बारे में बात करें, हम मिल्क के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि घी में हमारे पास फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो घी हमारा प्योर नहीं होता अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट, मिल्क भी प्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है प्योर एंड इम्प्योर में, कि हमारे अकॉर्डिंग प्योर क्या है और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्योर क्या है। क्लियर है बेटा। हम एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, मिक्सचर के बारे में जानेंगे एंड उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। Once we know how particle combine or mix, we can then understand solution। अगर एक बार हमको ये पता चल जाए कि भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में किस तरीके से मिक्स होते हैं, तो हम सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ शुगर डिजोल्व इन टी टू मेक इट स्वीट, है ना, किस तरीके से चीनी को जब हम चाय में डालते हैं तो चीनी जो है वो घुल जाती है और मिठास छोड़ जाती है ना। तो वो किस तरीके से कहाँ पे जाके डिजोल्व हो रही है, क्या उनका पूरा फंक्शन है, जब हम ये समझ जाएंगे तो हम सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया ढंग से समझ जाएंगे। From the world of the particles and the mixture, we then move into the world of light। चलो, पार्टिकल और मिक्सचर के बाद हम लाइट की दुनिया में कदम रखते हैं, ठीक है। We study how light rays reflect off flat and curved mirrors, ठीक है। तो लाइट की जो खासियत है ना, वो अलग अलग, हम ऐसा बोल सकते हैं, सरफेस पे अलग अलग तरीके से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। प्लेन सरफेस पे अलग तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, कर्व्ड सरफेस पे अलग तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, राइट।
and bent passing through the lens and help to understand the working of many objects. लेंस से अगर हम लाइट को पास करेंगे तो वो अलग तरीके से पास होगी और हमें चीजों को देखने में भी ये हेल्प करती है, ठीक है। लाइट की वजह से ही हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं। The bending of light explain what happen when we see an image of a shiny metal spoon or how corrective glasses help many of us to see clearly. तो देखो लाइट की हेल्प की वजह से ही हम सारी की सारी चीजें देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट क्या करती है बेटा, लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना। लाइट क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। क्या आप अंधेरे में चीजों को देख पाते हैं? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। क्या प्रेजेंट नहीं है बेटा? वहां पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं, ठीक। It's not just a polished mirror that reflect light. Rough surface also reflect light as well. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक पॉलिश्ड सरफेस ही लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। पॉलिश्ड सरफेस का मतलब ही इस तरीके से क्लीन सरफेस, ठीक है। एंड रफ सरफेस का क्या मतलब होता है? इस तरीके से हमारे पास जब सरफेस आता है तो इसको हम रफ सरफेस बोलते हैं। तो चाहे हमारे पास प्लेन सरफेस हो, चाहे हमारे पास रफ सरफेस हो, दोनों के दोनों ही सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। दोनों के दोनों ही सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। एंड सो डज द मून, ठीक है। मून भी ऐसे ही करता है। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन इज स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड ईच नाइट, गिविंग राइज टू द ब्यूटिफुल फेस ऑफ द मून दैट वी सी इन द स्काई। सी मून कैसा होता है, हाँ मून कैसा दिखता है? तो वो जिस तरीके से हमारा अर्थ है इन अ सर्कुलर फेज, उसी तरीके से मून भी होता है सर्कुलर फेज में। फिर हर दिन हमको चांद अलग अलग क्यों दिखता है? क्योंकि देखो आपको पता है कि मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना। मून के पास खुद की रोशनी नहीं होती है। जितना भी मून हमको दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है? सन की रेज की वजह से दिखता है। तो जितने पार्ट में सन की रेज पड़ रही होती है मून पे, सिर्फ उतना ही पार्ट हमको दिखाई देता है एंड बाकी का पार्ट कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है। अंधेरे की वजह से हमको डार्क दिखता है। लेकिन वहीं अगर आप मून को दिन में देखोगे तो हमेशा आपको हर टाइम पे पूरा सर्कुलर फेज में ही नजर आएगा। क्लियर? नाउ देखो इस तरीके से अलग अलग फेजेस आपको मून के यहां पे नजर आएंगे, ठीक है। क्लियरली विजिबल है ये? चलो इतना छोटा कर दिया हमने, अब दिख जाएगा, ठीक है। क्लियरली विजिबल है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि भाई मून आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि भाई मून आपको जो है वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। फिर धीरे 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 वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। जो आपको हर 29.5 डेज में जो मून के फेजेस हैं वो रिपीट होते हुए नजर आएंगे। एंड इसी से पहले के टाइम के जो लोग थे वो पूरा मंथ कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। So, watching the periodic cycle of the moon's phase allowed humans to come up with the first calendars. देखा, मून के फेज की वजह से ही उन्होंने अपना फर्स्ट कैलेंडर जो है वो बनाया था, ठीक। By combining carefully observation of sunrise, sunset and lunar cycle varies, calendars come into the beginning. तो इनकी वजह से मून, सन, इन सब की वजह से पहला कैलेंडर हमारा आया था। एंड देखो ऑफ कोर्स इट इज वेरी फैसिनेटिंग that the calendar which determine our routine on earth are linked to the motion of the object far beyond our planet. तो जो कैलेंडर हम डेली टाइम पे यूज करते हैं कहीं ना कहीं ये इन्हीं की वजह से ही जनरेट हुआ है। पहले के टाइम के लोग जो होते थे वो भी सन, मून, अर्थ इन सबको देख के ही डे, मंथ, ईयर कैलकुलेट कर लेते थे। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी सबके सब इसी चीज पे ही डिपेंड है, ठीक है। Now, but it is not just a calendar or the movement of the sun and moon, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है सन एंड मून का that are linked. So right here on earth there are the marvelous and the complex pattern of the relationship between living organisms and their environment. यहाँ पे काफी सारे आपको पैटर्न्स भी देखने के लिए मिलेंगे। जब कभी आपको समय मिले, है ना, आप अपने गांव जाओ और ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठो तो आपको स्टार्स से
पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। आपने नाम भी सुना होगा, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, ठीक है, सिरस, ये सब क्या है? ये सब स्टार्स हैं और स्टार्स से कुछ पैटर्न्स बनाए जाते हैं, ठीक है। Every living beings from the tiniest insect to the large whale, from the blade of the grasses to the tall tree, depend on and respond to the air, water, sunlight and the other organisms around them, forming the ecosystem that support life on our planet, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो, चाहे छोटी से छोटी चीज ले लो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज ले लो, ठीक है, सारी की सारी चीजें हमारे जो है वो अर्थ पे प्रेजेंट है एंड ये एक, हम ऐसे बोल सकते हैं, लिंक क्रिएट करती है, ठीक है। ये क्या करती है बेटा? एक लिंक क्रिएट करती है बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग, ठीक है, और इसी से पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। अगर हम सोचे कि भाई कोई मान लो वेल जो है, ठीक है, हमारे किस काम का? वेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर वेल की प्रजातियां गायब हो जाती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में दिक्कत आ जाएगी। तो याद रखना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वेदर इट इज लिविंग और वेदर इट इज नॉन लिविंग। या फिर बायो की टर्म्स में अगर हम बोले तो बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, ठीक है, नॉन बायोटिक नहीं, बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक, नॉट नॉन बायोटिक। सो देख लो, ये हमारा कैलेंडर है। अगर आप अपनी ग्रैंड मदर वगैरह से पूछें तो पहले के टाइम पे ना वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरीके से कैलेंडर नहीं देखते थे, ठीक है, चैत्र, फाल्गुन, बैसाख, ठीक है, वो इस तरीके से कैलेंडर देखा करते थे एंड वहां पे 1 to 1 नहीं चलता था, ठीक है। So in the final chapter of this book we can put it all together and try to understand what make earth। तो सबका अब हम कंक्लूजन करेंगे एंड किस चीज की वजह से हमारा जो अर्थ है वो बनता है, ठीक है। Just right for life to recognize the urgent challenges that our planet now faces। Most importantly the earth lies in the perfect distance from the sun। देखो, इतने सारे प्लैनेट है हमारे आसपास, राइट? कितने प्लैनेट है बेटा? टोटल 8 प्लैनेट है हमारे पास, राइट? पहले 9 हुआ करता था, बट प्लूटो इज नॉट प्लैनेट, नॉट आवर प्लैनेट एनीमोर, राइट? क्यों? क्योंकि उसका जो रेडियस है ना, हर एक प्लैनेट का हमने ऐसा कुछ रेडियस मार्क कर रखा है कि अगर कोई भी चीज इस रेडियस के अंदर आएगी तो वो कंसिडर की जाएगी एज अ प्लैनेट। बट प्लूटो के साथ ऐसा नहीं था, ठीक है, प्लूटो ने ये रूल फॉलो नहीं किया, इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट के रेस से निकाल दिया गया, ठीक। सो अभी टोटल हमारे पास कितने प्लैनेट है बेटा? टोटल हमारे पास अभी 8 प्लैनेट है। कौन कौन से? कौन कौन से? अच्छा, एक लाइन वाइज प्लैनेट लर्न है क्या? हाँ, लाइन वाइज प्लैनेट लर्न है क्या? कहाँ पे लिख दूं मैं आपके लिए? चलो यहाँ पे लिखते हैं। देखो, ट्रिक क्या है? माई वेरी efficient mother just serve us noodles, ठीक है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल, ये क्या है मैम? तो बेटा ये ट्रिक है लर्न करने की, प्लैनेट को, वो भी लाइन वाइज। माई का मतलब क्या है भाई? मर्क्यूरी, फिर वीनस, ठीक है, फिर आता है हमारा अर्थ, फिर है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो इस तरीके से आप लाइन वाइज सारे के सारे प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। क्या हो जाएगा? बस माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। बोलो, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो इससे आप पूरे 8 के 8 प्लैनेट लाइन वाइज लर्न कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? अब याद हो जाएगा। चलो, सो देखो, एक हमारा मैंने आपको बताया कि हमारे पास इतने सारे प्लैनेट, इतने सारे खूबसूरत से प्लैनेट है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं, है ना।
ऐसा नहीं है कि बाकी लोग दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं, सभी के सभी हम अर्थ पे रहते हैं, बाकी किसी दूसरे प्लेनेट पे क्यों नहीं रहते? क्योंकि बेटा वहां पे ना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारे पास एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी चीजें होनी चाहिए हमारे अर्थ पे, वो सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट पे ये चीजें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन हो जाएगा कि द परफेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सन, ठीक है, जो हमारा अर्थ है और जो सन की दूरी है वो एक परफेक्ट डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से ना ही हम बहुत ज्यादा ऐसे खोल जाते हैं और ना ही बहुत ज्यादा हम जम जाते हैं, ठीक है, तो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। सो वही कह रहे थे, परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एंड जिस वजह, और दूसरा हमारे पास जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में पानी प्रेजेंट है, क्योंकि हमें सर्वाइवल के लिए लिक्विड पानी ही चाहिए होगा। It has an atmosphere that provides us oxygen and breathe while shielding us from the harmful ultraviolet rays, ठीक है, हमारे अर्थ पे क्या है? ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन है, हमारे अर्थ पे एक ऐसी शील्डिंग लगी हुई है जो हमको सन की हार्मफुल खतरनाक यूवी रेडिएशन से बचाएगी, ठीक है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। अब देखो यार, ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, है ना, सो हम देखो ह्यूमन तो गलती करते ही हैं, है ना, तो गलतियां हो जाती है, सबसे हो जाती है, बट कुछ हमारी एक्टिविटीज की वजह से हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, हमारे लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, हमारे अर्थ को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर अस, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत खतरनाक से हैं। At the heart of both the problem and any possible solution is us, ठीक है, देखो हमने ही नुकसान किया है, ठीक है, तो भरपाई भी कौन करेगा? हम ही करेंगे। अगर कोई चीज ह्यूमन ने खराब की है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की ही है, एंड वही उसको बेहतर ढंग से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। We are the ones influencing Earth climate, हमारी वजह से भाई Earth climate influence होता है, but we are also one who can and must use science to understand these changes and guide our actions। तो अगर हमको लगता है कि हमारी वजह से हमारे environment में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इस चीज को रेक्टिफाई भी करेंगे, राइट, करेंगे ना? यस, करेंगे। The same scientific principle that we have guided our journey through the middle stage, observing, measuring experiment will be the key of helping us protect and delicate balance on which the life depends। So basically यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, हमें अपनी जो भी हमारी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको हमें खुद ही गाइड होना है एंड चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है, हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, मेजर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी चीज़ें हमको लग रही कि हाँ इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेके चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने नेचुरल फिनोमिना को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, and balance on which the life depend। The challenges ahead won't always be easy, and ये चैलेंज देखो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, आपको भी पता है ना, ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। एक मिनट रुकना। चलिए, अब मेरी आवाज आ रही होगी एकदम क्लियर? हाँ, सो वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम विद क्यूरियोसिटी एज यूर गाइडेड, ठीक है। तो आप सभी को देखो, सिर्फ एक बच्चे को नहीं, दो बच्चे को नहीं, तीन बच्चे को नहीं, सभी को, जितने भी यू आर क्यूरियस, है ना, यू आर क्यूरियस स्टूडेंट, आपको हर चीज जानने की इच्छा होनी चाहिए, भले कोई बताए या फिर ना बताए, आपके अंदर देखो इच्छा है ना, आप कुछ भी कर लोगे, है ना। तो इसी तरीके से आपको अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जो है वो बनाए रखनी है, चीजों को एक्सप्लोर करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, राइट, एंड इन्वेस्टिगेट करना है, जैसा हमारा चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? To help you think like a scientist, let us go back to our questions we ask on a first page.
वाई इज वन साइडेड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर? यस, याद आ रहा है फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जब भी पूड़ी या फिर रोटी बनती है तो उसकी एक साइड थिक होती है जबकि दूसरी साइड बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ आप सबने ऑब्जर्व की है, बट कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की है आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है? बट बोलोगे कि यस मैम हमने आंसर ढूंढने की कोशिश की है। और कहाँ से आंसर ढूंढा है? गूगल किया है, चैट जीपीटी, अपने पेरेंट्स से पूछा है, अपने भाई बहनों से पूछा है, अपने टीचर से पूछा है, कहाँ से आपने क्वेश्चन का आंसर पूछा है ये भी आप मुझे बताओगे, ठीक है? सो फर्स्ट रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर। देखो ये तो रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमको पता है, ऐसे हमारे नस नस में बस गया है कि हाँ हर चीज में ही साइंस होती है, ठीक है? हर चीज में साइंस प्रेजेंट होती है। So firstly remember that science is everywhere. Yes, you don't need fancy laboratory to do the simple experiment. Of course, हर एक छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको लैब में दौड़ के जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Even your kitchen is at home. Even your kitchen at home is a wonderful place to observe and ask question. तो चलते हैं फिर किचन में, है ना? चलिए किचन में आ गए, चलो किचन में आ गए। All you need is to start with curiosity. देखो भाई ऐसा मन मार के कि हाँ मैम ने बोल दिया है करना है ना, अगर अंदर से इच्छा है, अगर अंदर से क्यूरियोसिटी है तो ही आप ये काम करना, अदरवाइज फिर तो सब यूजलेस ही हो जाएगा, राइट? तो क्यूरियस होना क्यूरियस। चलो आ जाओ फिर किचन में आ जाओ, ठीक है? केयरफुली ऑब्जर्व एंड आस्किंग व्हाट हैपन इफ। हैव यू नोटिस्ड हाउ पूरी और अ भटूरा पफ अप व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट ऑयल? देखा तो होगा, है ना, कि पूड़ी है, भटूरा है, ये इस तरीके से क्यों फूल जाता है, रोटी जो है वो इस तरीके से क्यों फूल जाती है, क्या रीजन है, ठीक है? तेल में जाते ही वो फूल जाती है, क्या रीजन है? और हाउ द फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम? व्हाई डज इट पफ लाइक अ बलून? वो क्यों बलून की तरह से फूल जाती है, गुस्सा हो जाती है? एंड Why is one side thinner than the other? दो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे हमारे। पहला कि ये सारी की सारी चीजें से फूल क्यों जाती है, एंड दूसरा एक साइड थिन होता है जबकि एक साइड बहुत ज्यादा थिक होता है, ऐसा क्यों है? These are questions a scientist might ask and you can too, है ना? जो भी साइंटिफिक थिंकिंग रखता होगा वो इस तरीके के क्वेश्चंस पुट कर सकता है, एंड क्योंकि यू आर अ लिटिल साइंटिस्ट तो आप भी इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है बेटा? Let's see how we can investigate this simple everyday phenomena like scientist would. तो देखो किस तरीके से हम इसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है? किस तरीके से बेटा हम इसका आंसर ढूंढेंगे? फर्स्ट we will try to ask a scientific question, ठीक है? What are the different things that may changes a way puri puff when fried? ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो कि जब भी हमने पूड़ी को तला तो पूड़ी जो है वो पफ अप क्यों हो गई, वो क्यों फूल गई, ठीक है? रीजन क्या है कि देखो मैं बता देती हूँ पहले, जब भी हम पूड़ी का आटा का डो बनाते हैं हम उसमें क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे? हम उसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है? हम उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा? पानी ऐड करेंगे। लेकिन जैसे ही उसको हम हीट करते हैं तो उसमें से जो गैस है वो रिलीज हो जाती है, एंड गैस रिलीज होने की वजह से वो क्या होती है, वो चीज को भी, जो चीज में वाटर प्रेजेंट है, जैसे हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगी, उसमें से गैस रिलीज होगी, और उस गैस रिलीज होने की वजह से पूड़ी या फिर जो रोटी है वो पफ अप हो जाती है, ठीक है? क्लियर है, आया समझ में? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, है ना? क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट तो देखो करने ही पड़ेंगे। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स, ठीक है? What all can we change or control when we do the experiment, and what all can we observe to see if these changes made any difference? तो दो चीजें यहाँ पे हमको देखनी है, ठीक है? कौन कौन सी चीजें बेटा? दो चीजें यहाँ पे हमको देखनी है। कौन कौन सी? कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, या फिर क्या कह रहे हैं कि what all can change or control when we do experiment। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या चेंज आ रहा है उसको हमको देखना है। दूसरी चीज हमको ऑब्जर्व करना है कि उनमें कुछ डिफरेंसेस हर बार हमको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? In this case we can perhaps think of a changing of the thickness and the size of the rolled dough, ठीक है? तो इसी की हेल्प से जब हम ऑब्जर्व करेंगे, जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब हमको समझ में आएगा
कि क्यों है ना, कि क्यों जो पूड़ी है वो एक तरफ से मोटी रह जा रही है और एक तरफ से पतली हो जा रही है, क्यों पूड़ी जो है वो फूल जा रही है, राइट। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, आप आटा यूज कर लो, आप मैदा यूज कर लो, वाइल फ्राइंग दी पूड़ी। वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एयर। आप देखोगे भाई गर्म तेल में अगर हम कर रहे हैं, पूड़ी को छान रहे हैं, तो वो बहुत फ्लफी और ऐसे फूल जाती है। लेकिन वहीं अगर हम ठंडे तेल में, ठंडा तेल मतलब ज़्यादा गर्म तेल नहीं है, नॉट ठंडा तेल, ज़्यादा गर्म तेल नहीं है, तो उसमें पूड़ी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और वो फूलती भी नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे भी हमको मेंटेन करना पड़ेगा। और ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डो इनटू द ऑयल इन द डिफरेंट वेज, slide it at the angle, notice that these are things that we can control, ठीक है। तो हम उसको एंगल से उसको कितना फुलाना है, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। However, to make sense of these changes, we also need to think of what we can observe or measure. तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीजें ऑब्जर्व की, हमने अपनी तरफ से क्या चीजें मेजर की, ये हमको बताना है। Some of these may have just yes or no answer. In some cases there might be a number, ठीक है, there might be a number we can measure. Maybe we can start by checking whether the पूड़ी puff, ठीक है, हम देखेंगे कि भाई जो पूड़ी हम तल रहे हैं, जो पूड़ी हम बना रहे हैं, वो फूल रही है कि नहीं फूल रही, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं, है ना। 100% हम इतना अच्छा खाना तो नहीं बना लेंगे ना कि सारी की सारी हमारी पूड़ियाँ फूलते जा रही है, फूलते जा रही है, कर पाओगे क्या, नहीं करते हैं ना, ठीक है। और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक टू पफ अप, ठीक है, कितने मिनट में ये पूड़ी जो है वो फूल के रेडी हो जा रही है, टाइम भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ द डो स्टिल गिव्स अ थिन साइड ऑफ द पूड़ी। फर्दर while doing such experiment, it is better to change only one thing of a time while keeping the other condition same. तो हमने जब ये सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी कंडीशन देखी, कौन कौन सी, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है, जो डो हमने बनाया वो कैसा होना चाहिए, कितना हमको उसको बेलना है, कितने टेम्परेचर ऑयल में हमको उसको डालना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट है। क्या है ये सारी की सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट है, जो हम यहाँ पे करके देख रहे हैं। क्लियर, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं करके। For example, if we wanted to see the effect of the boiling hot or hot and not very hot oil, ठीक है, तो अलग अलग ऑयल में अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पे, तो we would use a circle of dough of the same thickness and drop them in the same way. It is also a good idea to keep note of everything that you just see and sense when doing an experiment. तो it just like an experiment. भाई आज हम पूड़ी बनाने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से हमको डो बनाना है, कितना उस पूड़ी को बेलना है, कितने टेम्परेचर ऑयल में उसको डिप करना है, और फिर देखेंगे कि वो ऐसे पफ अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो फूल रही है पूड़ियाँ कि नहीं फूल रही हैं, फूल रही हैं तो किस वजह से फूल रही हैं, नहीं फूल रही हैं तो किस वजह से नहीं फूल रही हैं, ये भी हमको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। एंड किस तरीके से उसको बेला जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है बेटा। Did the oil splatter, smells or smoke? And after doing one round of the experiment, you may think of the more questions. एक बार पूड़ी बन जाएगी तो फिर आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तरह तरह के सवाल वहां पे भी जनरेट होगा। हर छोटी से छोटी चीज या फिर बड़ी से बड़ी चीज करने में हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। डू पूड़ी पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो, मतलब पहले से आपने डो बना के रखा हुआ है कल रात से ही, और अब आप उसकी पूड़ियाँ बना रहे हैं, तो उससे पूड़ी ज़्यादा फूलेगी कि अभी अभी आपने जो डो बनाया उससे आपने पूड़ी बनाई, किससे पूड़ी ज़्यादा फूलेगी ये बता दो। व्हाट हैपन इफ आई प्रिक अ होल इन द पूड़ी बिफोर फ्राइंग? फ्राई करने से पहले उसमें मैं छोटा सा छेद कर दूं, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे? करके देखना ये एक्सपेरिमेंट, बस ये कि घर में पिटना नहीं, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। This is exactly how all scientists experiment from simple to the most complicated are done. तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके ही बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। क्लियर है? This is the idea of this systematic investigation. और ये एक पूरा एक प्रॉपर तरीके से systematic investigation है जो आपको करना है। And just so you know, even this simple everyday
ऑब्जर्वेशन ऑफ द पूरी स्वेलिंग इज नॉट रियली कंप्लीटेड अंडरस्टूड बाय द साइंटिस्ट टुडे। देख रहे हो, अभी तक इतना ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं लग पाया है। नाउ so whether it is a swelling or of a puri or shrinking, bring a part of the moon after the purnima. Let you carefully observations guide you along with your explorations into the investigative world of the science. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हर दिन आना है, हर एक चीज को पढ़कर आना। हम उन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस। ये पूरा का पूरा बेटा हम पे ही डिपेंड करता है कि हम कैसे चीजों को ले रहे हैं। नाउ हैप्पी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हैप्पी इन्वेस्टिगेशन। एंड यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर होता है खत्म, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो एक चीज बतानी है बेटा, देखो अभी आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो जो कि सारी चीजें एकदम फ्री है, बट इसके अलावा भी हमारा ऑनलाइन पेड बैच चलता है, ठीक है, जिसकी फीस हमने मात्र 2000 रखी हुई है, जिसमें आप हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। और भी हमारे बैचेस हैं। क्लास 8 के बारे में अगर मैं बात करूं तो बैच जो फर्स्ट है हमारा, ठीक है, वो बिल्कुल फुल हो चुका है, ठीक है। अब आप अगर एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत कम समय बचा हुआ है, बट आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको बैच 2 में डाल देंगे, जिसकी पर मंथ की फीस आपको 2000 पे करनी है ना, जिसमें हम आपका क्या क्या चीज कराएंगे, मैथ्स सब्जेक्ट आपका रहेगा यहाँ पे एंड साइंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको मैथ्स भी पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, एंड बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको देंगे कब, जब आप अपनी तरफ से इंटरेस्ट शो करेंगे कि यस यू वांट टू एनरोल इन दिस ऑनलाइन पेड बैच। बट आपको मैसेज कहाँ पे करना है बेटा, तो जो भी यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया है ना, आप उस पे जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग ऑनलाइन पेड बैच। सिंपल सी बात है, इस पे आप मैसेज ड्रॉप करेंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है। क्लास ऑफ कोर्स 8 का वीडियो देखकर आ रहे हो तो क्लास 8 ही रहेगा, बट स्टिल हमें नहीं पता होता है कि आप कौन सी वीडियो देखकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और कौन सी क्लास है आपकी वो लिखेंगे, ठीक है। फिर हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ओके बेटा, चलिए, तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल फुल फ्लैश्ड हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनकर आएंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब हम बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको मार्क भी कराती चलूंगी, तो आपको वो सारी की सारी चीजें मार्क करनी है, राइट। चलिए, सो आज के लिए इतना काफी है, एंड बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।